हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रीलिम्स एंड मेंस के सिलेबस को। देखिए, इस वीडियो का मेन एम क्या है कि वी शुड बी एबल टू डिकोड मतलब हम पार्ट्स में देख पाएँ कि प्रीलिम्स का सिलेबस एक्चुअल में है क्या एंड मेंस का सिलेबस क्या है, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अपनी प्रिपरेशन में। जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास एक तो सिलेबस की कॉपी हो, हमें पता हो कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन कर रखा है, और दूसरी बात कि PYQs किस तरीके से आते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी बाउंड्री बनाती हैं प्रिपरेशन की। इस बाउंड्री के दायरे में रहकर ही हमें तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का मेन एम ये है कि वी शुड बी एबल टू डिकोड द प्रीलिम सिलेबस एज वेल एज द मेन सिलेबस ऑफ HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ताकि इस सिलेबस की मदद से हम अपनी तैयारी को और स्ट्रीमलाइन कर पाएं और अच्छा बना पाएं, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जितनी भी हमारी सेशंस की अपडेट हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, एंड जो हमारी लेक्चर्स की PDF हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बात करते हैं कि वाई सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जब हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों हम सीधा बुक्स को ना उठा के पहले सिलेबस पे जा रहे हैं, हम क्यों पहले सिलेबस को पूरा पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है इस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे। पहला रीजन ये है कि सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोवाइड किया है। अब जब एक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आप यही नहीं देख रहे कि सिलेबस क्या है, तो आपकी तैयारी कैसे कंप्लीट होगी। आप कौन से पैरामीटर्स पे जज करोगे कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट है, कितने % हुई है। तो वो एक पैरामीटर है आपका सिलेबस। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका HPAS का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसी ने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है। तो जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं उसके कमीशन ने जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस और वाई सिलेबस इज बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उन्होंने आपको बोला है कि देखो ये सिलेबस है, इससे मैं एग्जाम पूछूंगा, तो आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसी ने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट लिमिट्स योर सेल्फ। देखिए, जब आप तैयारी शुरू करते हैं पब्लिक सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, तो आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कि देखो यहाँ पर तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी चीज़ सन के नीचे वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी बहुत सारी रूमर्स आप सुनेंगे, लेकिन सिलेबस आपको बताता है कि देखो एक्चुअल में एग्जाम इस बाउंड्री में से आने वाला है, ये आपका दायरा है जिसके अंदर से एग्जाम पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपको लिमिट करता है, वो आपको बाहर जाने से रोकता है एक बाउंड्री के। वो आपको बताता है कि देखो तेरा टॉपिक ये है और तुझे यही टॉपिक पढ़ना है, अगर तूने कंप्लीट कर लिया यू आर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो इट लिमिट्स योर सेल्फ। देन बेटर चॉइस ऑफ बुक्स। अब आपको पता है कि देखो आपके एग्जामिनेशन में ये सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, आपको सिलेबस मिल रखा है, तो उसके बाद आप बेटर डिसाइड कर पाओगे कि देखो इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। अगर वहां पर इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग लिखा है, पार्लियामेंट लिखा है, लेजिस्लेचर लिखा है, ठीक है। अब ये सारी बातें अगर लिखी हैं तो आपको पता है कि मुझे लक्ष्मीकांत उठानी है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड बुक पता लग गई। अगर आपके पास सिलेबस है तो इट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि विच पर्टिकुलर बुक हैज टू बी फॉलोड, ठीक है। तो बेटर चॉइस ऑफ बुक्स कैन बी मेड ओनली आफ्टर नोइंग द सिलेबस। देन साइकोलॉजिकल एडवांटेज। देखिए, होता क्या है कि हम तैयारी करते रहते हैं और हमें अपनी जजमेंट नहीं होती कि हमने कितनी तैयारी कर ली है। तो अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक ही काम करना है, आपको सिलेबस अपने सामने रखना है। जैसे ही आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया, आपने उसको कट कर लेना है सिलेबस में से, तो आपको एक एडवांटेज मिलता रहेगा कि मैं कुछ कंप्लीट करके आ चुका हूं। जब आपको लाइनें कटी हुई दिखेंगी ना अपने सिलेबस वाले पेपर में, तो इट विल बूस्ट योर मोरल। आपको हेल्प करेगा वो, कि आपको पता होगा कि देखो मैंने इतना % कवर कर लिया है, बस इतने टॉपिक्स बाकी हैं। तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो बाकी बच्चों के पास नहीं रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटर फ्रेमिंग ऑफ सम आंसर्स एंड क्वेश्चंस एंड खासकर ऐसेस। देखिए, ऐसे में जो आपको लिखने हैं 50 नंबर के ऐसे हैं, 2 ऐसे आपको लिखने 50-50 मार्क के 900 वर्ड्स में, तो वहाँ पर कई बार बच्चों को डायमेंशंस नहीं मिलती हैं, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ दी वुमेन ऑफ योर ड्रीम, ठीक है, मॉडर्न वुमेन ऑफ योर ड्रीम। अगर ऐसा मान लो कि ऐसे पूछा है आपसे, तो वहाँ पर आपको डायमेंशंस नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप अपना सिलेबस रिमेंबर करें, आपको अगर अपना सिलेबस याद है
कि मेरे सपनों की महिला ऐसी जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छी हो, तो आपको कल्चर याद आ गया। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जिसका काफ़ी अच्छा हो तो आपको पॉलिटी याद आ गई। इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन होगा तो आपको इकोनॉमी याद आ गई। तो ये डायमेंशन आपको सिलेबस बताएगा कि देखो कौन कौन सी डायमेंशंस आप फॉलो कर सकते हो ऐसे लिखते टाइम। सेम चीज़ आपको आपके आंसर्स में भी हेल्प मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें एक क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, हम उसका आंसर नहीं लिख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार अपना सिलेबस देखोगे तो आपको वहां पर कुछ ऐसे की पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको यूटिलाइज करके आप आंसर लिख पाओ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस आपको एक तो बाउंड्री बनाएगा कि आपको इसी दायरे में रहकर तैयारी करनी है, और दूसरी बात वो आपको बताएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, और आपका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्लाइड रिगार्डिंग वाई सिलेबस। अब बात करते हैं आगे प्रीलिम्स के सिलेबस की। देखिए जो आपका एचपीएस एग्जामिनेशन है 3 स्टेज में होता है। पहला प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, और फिर आपका इंटरव्यू है। ठीक है, प्रीलिम्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स आगे कहीं फॉरवर्ड नहीं होते हैं। जो भी मार्क्स आप प्रीलिम्स में लेते हैं GS1 में, जनरल स्टडीज के पेपर में एंड क्वांट के पेपर में, दे आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड। वो आपके सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए हैं। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा वो आगे मेंस लिखेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर है सीसेट का, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट का। ठीक है, तो यहां पर जो आपका पहला पेपर है GS जनरल स्टडीज, इसका कोड है 1, और इन्होंने सिलेबस बता रखा है कि GS1 में हम जनरल स्टडीज में कोड नंबर 1 वाले पेपर में हम ये टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है कि आपसे हिमाचल की पॉलिटी, हिमाचल की इकोनॉमिक्स, हिमाचल की सोशल लाइफ, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखें 2021 का, 2020 का, तो लगभग आपसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द हिमाचल। तो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका बनता जा रहा है प्रिपरेशन का हिमाचल वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जनरल, जो आपका हिमाचल स्पेसिफिक नहीं है, वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, तो यहां पर करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहां पर अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब यह है कि आपसे एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड क्लियरली मॉडर्न हिस्ट्री तो मेंशन कर रखी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। देन अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यहां पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू मेंशन कर रखा है। तो पॉलिटी भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर प्री में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है एंड उसका जो सोशल वाला कंपोनेंट है वो भी आपसे पूछा गया है। एंड फाइनली इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंपोनेंट्स हैं आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में, बट दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, और इनकी ओवरलैपिंग भी है आपके मेंस के सिलेबस के साथ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि करंट इवेंट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिमाचल स्पेसिफिक जीके काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस, ये आपके कंपोनेंट हैं फॉर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को साइड में लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, देखो 6 से 7 मेन कंपोनेंट हैं जिनको मुझे प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए जनरल साइंस है। जनरल साइंस का मतलब ये है कि आपसे बेसिक जो साइंस है वो पूछी जाती है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे आर जनरली नॉट वेरी टफ, बट आपको बेसिक एनसीईआरटी बुक्स कवर करनी पड़ेंगी इनको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है साइंस का वो जनरली करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है, जनरल स्टडीज का पेपर 1 का। अगर हम बात करें पेपर 2 एप्टीट्यूड पेपर, ठीक है, जो कि बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 33% स्कोर करने हैं। दोनों पेपर आपके 200-200 नंबर के हैं और दोनों में 100-100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 200 में से 33% नंबर लेकर आने, जो कि लगभग 66.66 बनेंगे। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, इसके बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी। ये आपका स्क्रीनिंग का मेन पेपर है। ठीक है, अगर आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, यहां पर हम सिलेबस की बात करें तो कंप्रेहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिकेसी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा अच्छा लेवल है। ठीक है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको कंप्रेहेंशन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जो कि क्लास 10 के लेवल की हैं। अगर आप सीसेट की पेपर उठा के देखें पास्ट ईयर्स के, तो सीसेट का लेवल हिमाचल का काफ़ी अच्छा है। आपको एक बार कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ेगा सीसेट की तैयारी के लिए। ठीक है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। बहुत बार बच्चों को लगता है कि सीसेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में वो कई बार मार खा जाते हैं।
ठीक है, कई बार बच्चों की सिलेक्शन रुकी है सी सेट में पुअर परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका कोड नंबर 2, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और पेपर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी। एक बार इसमें 66.66 आ जाते हैं, ये नंबर काउंट नहीं होंगे, इसके बेसिस पर आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। अब बात करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन की। देखिए मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसको आपका सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में बताऊं तो जो एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन है, यहां पर आपसे पहला जो कंपोनेंट पूछा जाता है वो है लैंग्वेज। आपके 2 पेपर होते हैं लैंग्वेजेस के, एक पेपर होता है इंग्लिश का और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। ठीक है, जो इंग्लिश का पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का है और जो हिंदी का पेपर है ये भी आपका 100 मार्क्स का है। लेकिन इनमें जो मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल मेरिट का पार्ट नहीं बनेंगे, वो आपकी मेरिट डिसाइड करने में यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने ही आने। ठीक है, ये एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा हुआ है इन्होंने कि आपको इंग्लिश में 40 नंबर लेने ही लेने और हिंदी में भी आपको 40 नंबर लेने ही लेने। ये दोनों ही पेपर आपके 3 घंटे के होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो कंपोनेंट आता है वो आता है जनरल स्टडीज का। सॉरी, इसको मैं थर्ड बोलूंगा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड जीएस हो गया एंड थर्ड जीएस हो गया, सेकंड है एसए का। सॉरी, जो एसए का कंपोनेंट है ये आपका 100 मार्क्स का है। यहां पर आपसे 2 ऐसे आपको लिखने हैं, बेसिकली 8 ऐसे आपको मिलेंगे, उनमें से आपको चॉइस करनी है। 8 ऐसे आपके 2 सेक्शन में होते हैं, सेक्शन ए जिसमें 4 होंगे और सेक्शन बी जिसमें 4 होंगे। ठीक है, इन चारों में से आपको 1 लिखना है और इन चारों में से भी आपको 1-1 लिखना है। तो आपको टोटल 2 ऐसे लिखने हैं। ठीक है, एक ऐसे 50 मार्क्स का है तो 2 ऐसे आपके 100 मार्क्स के हो गए और लगभग 900 शब्दों की लिमिट में आपको ये ऐसे लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां पर ऐसे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे आपके मेरिट, ऐसे के जो नंबर हैं आपके मेरिट बनाने में काउंट होंगे। ठीक है, ऐसे में जो नंबर आएंगे आपके 100 में से उनको यूज किया जाएगा इन फॉर्मिंग द मेरिट। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, लेकिन यहां पर आपको मिनिमम 40% नंबर लेकर आने ही आने हैं। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज में हिमाचल में GS1, GS2 एंड GS3 3 पेपर होते हैं, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, जिनके मार्क्स कितने 200 ईच। हर एक पेपर 200-200 नंबर का है और ये नंबर आपके टोटल काउंट होंगे इन फॉर्मिंग द मेरिट। ठीक है, ऐसे के मार्क्स प्लस जीएस के मार्क्स, तो टोटल आपके 700 मार्क्स हो गए इन दोनों कंपोनेंट के। ठीक है, यहां पर आपको मिनिमम 45% मार्क्स लेकर आने हैं। तो आपके अभी ऑप्शनल के भी नंबर यहां पे काउंट करते हैं। चौथा कंपोनेंट है आपका ऑप्शनल। ठीक है, जो फोर्थ कंपोनेंट है ऑप्शनल, यहां पर आपको आउट ऑफ 31 सब्जेक्ट्स, जो 31 सब्जेक्ट HPPSC ने दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शनल आपको चूज करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिनके आपके 2 पेपर होंगे, 100 नंबर का 1 पेपर। ठीक है, तो ऑप्शनल आपका टोटल होगा 100 × 2 पेपर, 200 मार्क्स का, और इसके नंबर आपके जुड़ेंगे इन 700 में से। टोटल 900 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसकी बेसिस पर मेरिट बनती है इन 900 मार्क्स के बेसिस पर, और आपको एटलीस्ट 45% नंबर लेकर आने ही पड़ेंगे इन 900 में से एग्रीगेट। तो टोटल मार्क्स कितने चाहिए आपको? 405 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग आउट ऑफ 900। उसके बाद कट ऑफ डिफरेंट होती है, ये कट ऑफ नहीं है, बेसिकली दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स यू हैव टू टेक फॉर कंसिडरेशन इनटू बीइंग इन मेरिट। अगर आपको मेरिट में आना है तो पहले आपको इतने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, कट ऑफ इससे हायर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है जो आपको शायद समझ आ गया होगा, थोड़ा रफ हो गया, बट अगेन आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर की, तो इंग्लिश के पेपर का सिलेबस इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड इन द फॉलोइंग एरियाज। 5 एरियाज हैं जिन पे कैंडिडेट टेस्ट होगा। पेपर 1 इंग्लिश 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ मेरिट। इंग्लिश ग्रामर 20 नंबर की आती है, यूसेज एंड वोकेबलरी 20 मार्क्स की आती है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपसे करेक्ट सेंटेंस बनवाने को पूछ लेंगे, ठीक है, और वोकेबलरी में आपसे मिसिंग पार्ट पूछ लेंगे, और इंग्लिश कंपोजिशन, लेटर एंड एप्लीकेशन, रिपोर्ट एंड नोट राइटिंग आता है 20 नंबर का, जहाँ पर आपको एक तो लेटर लिखनी होती है, जैसे अगर आपको अखबार द ट्रिब्यून वाले किसी पर्सन को मैरिज लिखनी है रिगार्डिंग दिस नॉइस एंड साउंड प्रॉब्लम इन शिमला, ठीक है, या फिर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में सिरमौर में लैंडस्लाइड आया है और आपने फिर उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है वहाँ के DMO, ठीक है, तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। देन कंप्रेहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस, जनरली 2 कंप्रेहेंशन पूछी जाती है,
10 मार्क्स की एक कंप्रेंशन होती है, तो 2 कंप्रेंशन आती है, 20 मार्क्स की टोटल कंप्रेंशन होगी। एंड द फाइनल थिंग इज प्रेसी राइटिंग, जहां पर आपको एक बड़ा पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको लगभग 1/3 वर्ड्स में लिखना है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन दी इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर 100 मार्क्स का, 40 मार्क्स मिनिमम लाने, जिनमें इन 5 कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ग्रामर वाला पार्ट, और दूसरा यूसेज एंड वोकेबलरी, ये दोनों मिलके 40 मार्क्स, कंप्रेहेंशन 20 मार्क्स की, इंग्लिश लेटर एंड रिपोर्ट नोट राइटिंग के साथ साथ ये 20 मार्क्स के, एंड प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। जनरली 3 घंटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर, बट अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी के पेपर की। तो हिंदी का जो पेपर है वो आपका अगेन 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। यहाँ पर आपसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, आपको एक इंग्लिश पैसेज दे दिया जाएगा, उसकी आपको ट्रांसलेशन करनी है हिंदी पैसेज में। दूसरा ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, कि एक हिंदी पैसेज आपको दे दिया गया है और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज, जैसे आपको पद्यांश दे दिए जाएंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी है। फिर आपको गद्यांश दे दिए जाएंगे, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज, हिंदी प्रोज पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आपको एक कविता दे दी है और आपको बोला कि इस कविता का व्याख्या करिए। आपको एक गद्य दे दिया है, आपको बोला कि इस गद्य का व्याख्या करिए, तो वो आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है यहाँ पर। देन कंपोजिशन, ईडियम, करेक्शन, अगेन ग्रामर वाला पार्ट, तो ये आपसे पूछा जाता है। याद रखिए कि हिंदी के पेपर में ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे आपको 3 ऐसे मिलेंगे, उनमें से कोई एक ऐसे आपको लिखना है। जैसे अंतरिक्ष, अगर भारत में अंतरिक्ष की जो उपलब्धियां हैं वो आपको बतानी पड़े, ऐसा एक ऐसे पूछा भी गया है। ठीक है, तो हिंदी में आपका जो ऐसे है वो जनरली 30 मार्क्स का पूछा गया है, और ये बाकी वाला पार्ट आपका 70 मार्क्स का। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। अब बात करते हैं ऐसे की। देखिए ऐसे के सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे ऐसे का सिलेबस नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि ऐसे का भी सिलेबस होता है। बट यहाँ पर अगर आप हिमाचल प्रदेश में ऐसे का सिलेबस देखें तो इन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई कर रखा है कि आपके जो 2 सेक्शन है ऐसे में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आपको एक सेक्शन में 4 ऐसे के टॉपिक दिए गए होंगे और सेक्शन बी में आपको 4 टॉपिक दिए गए होंगे। इनमें से आपको एक टॉपिक चूज करना है और इनमें से आपको एक टॉपिक चूज करना है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि हम जनरली कौन से टॉपिक्स पूछते हैं। ठीक है, तो अ फेयर चॉइस ऑफ टॉपिक्स कवरिंग करंट अफेयर्स, जैसे आपसे रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में ऐसे लिखने को बोल दिया। देन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, आपसे पूछ लिया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेसी, ऐसा एक ऐसे पूछ लिया। देन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे आपसे पूछ लिया कि स्किलिंग यूथ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या उसके फायदे या नुकसान आपसे पूछ लिए। ठीक है, देन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ गांधीयन फिलॉसफी इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, देन रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स विल बी गिवन, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको 900 शब्दों में एक ऐसे लिखना है। 50 मार्क्स का आपका एक सिलेबस है, एक ऐसे है। और एक बात आपको जो ध्यान रखनी है कि इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि आपको वर्ड लिमिट को ट्रेसपास नहीं करना है, टॉपिक की बाउंड्री में ही रहना है। और अगर आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि न्यू हैं, ठीक है, आप एक ऐसी इनोवेटिव माइंड रखते हो जहां पर आपके पास नई आइडियाज हैं, अगर आप उनको प्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ऐसी एक यहाँ पर लिखी गई बातें हैं जो मैंने आपको बताई। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 2 essays चूजिंग वन फ्रॉम ईच सेक्शन ए एंड बी। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो आप सेक्शन ए से जो ऐसे लिख रहे हो वो इंग्लिश में लिख रहे हो, तो आपको सेक्शन बी में भी जो ऐसे लिखना है वो इंग्लिश में ही लिखना है। या अगर आप सेक्शन ए में हिंदी में लिख रहे हो तो सेक्शन बी वाला ऐसे भी आपको हिंदी में ही लिखना है। दोनों ऐसे आपके सेम लैंग्वेज के होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे में आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो और हिंदी भी चूज कर सकते हो। जीएस के पेपर्स में भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो। लेकिन यहां पे याद रखना है कि एक ऐसे जो आपने जिस लैंग्वेज में लिखा वही लैंग्वेज आपको यूज करनी है सेकंड ऐसे लिखने में भी। तो ये हो गया हमारा ऐसे का सिलेबस। तो यहां पर हमने पेपर 1, 2 एंड 3, पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 हिंदी एंड पेपर 3 ऐसे, ये हमने इनका सिलेबस देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज की। देखिए जीएस के पेपर सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और आप पूरे साल सबसे ज़्यादा तैयारी भी जीएस के पेपर्स की करते हैं। अब हिमाचल में जीएस पेपर का जो सिलेबस है वो काफ़ी एलोबरेट मैनर में बता रखा है, काफ़ी क्लियर और डिटेल वे में बता रखा है। जैसे अगर हम बात करें हिमाचल में सिलेबस की, तो हिमाचल में हर जीएस के कंपोनेंट में GS1, GS2, GS3 आपको फर्दर 3 यूनिट देखने को मिलेंगी। जैसे GS1 में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और हर एक यूनिट में आपको फर्दर सब यूनिट देखने को मिलेंगे। जिससे मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे GS1 है, ठीक है, तो GS1 का जो सिलेबस है वो आपका
यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इनमें डिवाइडेड है। जैसे जनरली अगर हम बात करें GS1 की तो यहां पर हिस्ट्री है, यहां पे ज्योग्राफी एंड DM है, यहां पे सोसाइटी, गांधीयन थॉट एंड एथिक्स है। अब सिलेबस में ही इन यूनिट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है सब यूनिट में, जैसे सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 एंड सब यूनिट 3। तो इसका फायदा क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो सिलेबस है वो काफी अच्छे तरीके से एलेबोरेट मैनर में मिल गया है। ठीक है, तो अगेन मैं वही आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि सिलेबस का फायदा क्या है कि आपकी बाउंड्री सेट हो गई है कि आपको इसी बाउंड्री में रह के प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आपके हर एक इन्होंने यूनिट में पूरा डिटेल तरीके से मेंशन कर रखा है बाय डिवाइडिंग द यूनिट इनटू फर्दर सब यूनिट्स। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से। जैसे अगर हम बात करें पेपर 1 GS1 की, पेपर 4 GS1 की, 1 2 3 हम पेपर डिस्कस कर चुके हैं। तो पेपर 4 GS1 में 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट है हिस्ट्री, सेकंड यूनिट है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी एंड थर्ड यूनिट इज सोसाइटी, एथिक्स एंड गांधीयन थॉट। अब हर एक यूनिट फर्दर डिवाइड कर रखी है 3 सब यूनिट में। अगर मैं बात करूं यूनिट 1 हिस्ट्री की, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब यूनिट। पहली सब यूनिट है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री अप टू 1980 एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एंड सब यूनिट 2 है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सब यूनिट 3 है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। अब इनका सिलेबस किस तरीके से है, अगर हम सब यूनिट 1 देखें, अगर अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के यूनिट की, यूनिट 1 हिस्ट्री, तो इसमें अब 3 सब यूनिट हैं। पहली सब यूनिट है जहां पर सिलेबस मेंशन कर रखा है, बेसिकली अगर हम देखें इसको, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, यहां पर मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर की बात कर रखी है। लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू 1947, मतलब जो हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कौन से आर्ट फॉर्म्स, जैसे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मेजर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, मेजर स्ट्रक्चरल एंड रॉक कट टेम्पल। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, मिडिवल हिस्ट्री वाले, एंशिएंट हिस्ट्री वाले एंड कल्चर वाले। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी, जनरली हम इसको लेते हैं 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, एंड अप टू 1980। लेकिन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कई बार बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 1600 के बाद से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि 1600 में एंट्री ऑफ यूरोपियन या एंट्री ऑफ ब्रिटिश हमें इंडिया में देखने को मिलती है। और जनरली कुछ बच्चे 1498 के बाद की भी पीरियड को पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्को डी गामा साहब पहली बार इंडिया में आए थे। ठीक है, तो आपको एंट्री ऑफ यूरोपियन वाला कंपोनेंट करना है 18th सेंचुरी से पहले वाला, उसके बाद आपको 1757 ऑनवर्ड पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। देन फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड द रोल ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इनके रोल आपको क्लियरली पता होने चाहिए। तो दिस इज द इंडियन हिस्ट्री सिलेबस। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री भी है एंड एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री भी है और कल्चर वाला पार्ट भी है। जो हम सेकेंड यूनिट देखते हैं तो यहाँ पर हमें पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री दिखाई देती है। ये कंपोनेंट पूरा सब यूनिट 2 वाला वर्ल्ड हिस्ट्री का है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, फासिस्ट आइडियोलॉजी जैसे इटली, जर्मनी वाली, एंड इट्स ग्लोबल इंप्लीकेशन जैसे इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। देन वर्ल्ड वॉर्स एंड बाउंड्री सेटलमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, कि वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे कारण क्या थे, किस तरह का कोर्स था, आउटकम्स क्या रहे, उसके बाद बाउंड्री सेटलमेंट किस तरीके की रही, तो ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है। देन कंसेप्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। तो यहाँ पर थोड़ी जो इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं या फिर जो फिलॉसफीज हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट। ठीक है, तो पहली हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री, सेकंड हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आता है थर्ड वाला पार्ट जहां पर आपसे हिमाचल की हिस्ट्री का कंपोनेंट बताया गया है। ठीक है, जहां पर आपको, जैसे अगर हम यूनिट 1 हिस्ट्री की बात करें तो यूनिट 1 हिस्ट्री में पहले है इंडियन हिस्ट्री कंपोनेंट, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, सेकंड कंपोनेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आता है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि यहां पर भी आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप मेंस का पेपर देखें जनरली तो एक जीएस के पेपर में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, आपसे 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो पूरा पेपर है वो है 200 मार्क्स का। अब यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 33% पेपर आपका इसी पार्ट से आता है। तो यहां पर है इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडिवल स्टेट कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा। ठीक है, उनका रिलेशन किस तरीके से था मुगल एंड सिख के साथ। देन गोरखा इन्वेजन और उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं, खासकर ट्रीटी ऑफ सेगोली। देन हिल स्टेट अंडर द कॉलोनियल पावर, फिर यहाँ पे प्रजामंडल वाली पूरी बात करी गई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट, ठीक है, 5 ईयर प्लान एंड विजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेट, और जो हिमाचल की कल्चरल हेरिटेज है वो भी सिलेबस में मेंशन कर रखी है।
ठीक है। तो हिमाचल का जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से मेंशन कर रखा है कि आपको पहले तो अर्ली मिडिवल स्टेट जो हैं हिमाचल के, कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा, इनकी इमरजेंस किस तरीके से ग्रोथ हुई वो आपको पढ़ना है। आपको गोरखा इन्वेजन पढ़ना है। आपको कॉलोनियल पावर के अंडर हिल स्टेट्स कैसे थे वो पढ़ना है। हिल स्टेट्स की रिलेशनशिप मुगल एंड सिख के साथ किस तरीके की थी वो आपको पढ़ना है। देन प्रैक्टिस ऑफ बेथ, बेगार एंड रीथ, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी कॉलोनियल पावर के अंडर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट, जो बहुत सारी ब्रिटिश कैंटोनमेंट बनी थी हमारे हिमाचल में, वो आपको पता होनी चाहिए। देन प्रजामंडल मूवमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। देन 5 ईयर प्लान एंड विजन फॉर द डेवलपमेंट हिल स्टेट, एंड फाइनली बट नॉट द लीस्ट द कल्चर पार्ट। तो ये आपको प्रिपेयर करना है फॉर द हिमाचल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा यूनिट 1 हिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी। यहाँ पर अगर आप पूरी यूनिट्स देखें सारी तो आपको इसी तरीके की डिवीजन देखने को मिलेगी कि पहले आपसे थोड़ा जर्नल इंडिया वाला पार्ट या थोड़ा यूपीएससी वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, और जो लास्ट वाली यूनिट होगी वो जनरली हिमाचल स्पेसिफिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट 2 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी की, तो सब यूनिट 1 है डिजास्टर मैनेजमेंट, सब यूनिट 2 है इंडियन ज्योग्राफी, एंड सब यूनिट 3 है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। डिजास्टर में यहाँ पर सिलेबस में इन्होंने काफी एलोबरेट तरीके से बता रखा है कि आपको डीएम में क्या क्या पढ़ना है। जैसे इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर, कंसेप्ट क्या है डिजास्टर का, डेफिनेशन क्या है, डिजास्टर क्लासिफिकेशन करनी है आपको, नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से होते हैं। देन सोशल एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, किस तरह का सोशल इंपैक्ट है, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, यहाँ पे आप अर्थक्वेक प्रोफाइल बनाएंगे, लैंड स्लाइड प्रोफाइल बनाएंगे, ये आपको करना है। अप्रोचेस टू डीआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, किस तरह की अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिजास्टर एंड डेवलपमेंट, जहां पर आप एक ट्रायंगल कवर करते हैं, ठीक है, डिजास्टर एंड डेवलपमेंट का। देन फाइनली डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, तो यहां पर आप थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। ये पूरे जो कंपोनेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये आपका लिंक करेगा कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ भी, ठीक है। देन सब यूनिट 2 है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन नहीं कर रखी है, इंडियन ज्योग्राफी मेंशन कर रखी है। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंडिया एज अ यूनिट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी, एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ह्यूमन एस्पेक्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन पॉपुलेशन, इंटरनल माइग्रेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यहाँ पर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं बेसिकली। जो ऊपर वाले 2 कंपोनेंट हैं दे आर फिजिकल ज्योग्राफी, जो नीचे वाले 3 कंपोनेंट है दे आर बेसिकली द ह्यूमन ज्योग्राफी कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जनरली वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं मेंशन कर रखी है, लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम दी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट, जैसे वैंकूवर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत नॉलेज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी रखनी है। इंडियन ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब है सब यूनिट 3, यहाँ पर है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, बेसिकली रिलीफ किस तरह का है, क्लाइमेट किस तरह का है, ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का है, ठीक है। और ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिवालिक्स के बारे में पढ़ेंगे आप, डून्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन वैली ऑफ सब हिमालय, मिड हिमालय ट्रैक्ट्स ऑफ हाई हिमालय, ह्यूमन एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन पैटर्न, किस तरीके से सिटीज की डेवलपमेंट है शिमला वगैरह की। देन पॉलिसीज, फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश, एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो कैसा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हिमाचल ह्यूमन ज्योग्राफी के सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको हिमाचल की फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है और हिमाचल की ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करनी है, और सिलेबस में सारे कंपोनेंट्स क्लियर तरीके से बता रखे हैं कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूनिट 3 सोसाइटी, एथिक्स एंड गांधीयन थॉट। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है और हम ऑफनली से ओवरलुक कर देते हैं, बट दिस पर्टिकुलर यूनिट इज क्वाइट स्कोरिंग, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट 3 सोसाइटी, एथिक्स एंड गांधीयन थॉट, यहाँ पर 3 सब यूनिट हैं, सोसाइटी, एथिक्स एंड गांधीयन थॉट एंड सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले सोसाइटी वाली सिलेबस की, तो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट, ये आपको पढ़ने हैं। देन वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडिया में फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट, ठीक है, वुमेन के इश्यूज क्या हैं, उनकी एम्पावरमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन चाइल्ड राइट्स एंड राइट टू एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट्स टू डिफरेंटली एबल पर्सन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देम, ठीक है। ये सोसाइटी का सिलेबस काफी क्लियरली डिफाइन कर रखा है और स्कोरिंग है, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आप काफी अच्छा लिख पाएंगे इसमें। देन सब यूनिट 2 एथिक्स एंड गांधीयन थॉट, तो यहाँ पर काफी डिटेल में एथिक्स नहीं है, कुछ उन्होंने कोर कंपोनेंट मेंशन कर रखे हैं, जैसे कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस गवर्नेंस की कौन कौन सी कोर वैल्यूज हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, और इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टनरशिप, ये आपको पता होनी चाहिए।
फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड यहां पर मेंशन करे गए हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे इंटीग्रिटी, जैसे प्रोफेशनलिज्म, इनके ऊपर एटलीस्ट 100 शब्द लिख लो ताकि आपको इनके बीच में क्लियर डिफरेंस पता हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी हम जनरली सोचते हैं कि इसमें सिर्फ हम जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ और चीज़ें भी आती हैं, कुछ और कंपोनेंट भी आते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिकली टर्म्स हैं क्या। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्क कल्चर, चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल प्रेशर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर याद रखिए कि आपके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी डिफरेंट होने चाहिए ताकि आपको एक भीड़ से हटकर अच्छे मार्क्स मिल जाए। देन गांधीयन थॉट, उनकी जो फिलॉसफीज थी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह की, ये आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगी। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, एंड एंड मीन्स, क्योंकि गांधी जी के लिए एंड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने मीन्स थे। मीन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने एंड थे। सुभाष चंद्र बोस के लिए मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये एक डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। सिलेबस में भी क्लियरली लिखा हुआ कि एंड्स एंड मीन्स एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, गांधीयन थॉट आपको पढ़ना है। देन सब यूनिट 3 है सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, की सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन कौन से कस्टम है, फेयर है, फेस्टिवल्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बारे में। ठीक है, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, देयर हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट, फैमिली, मैरिज, किनशिप एंड कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर आप अगर हिमाचल के हैं तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, उसको आपको शब्दों में पिरोना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन सा कस्टम है। ये आपको थोड़ी सी अब जिज्ञासा अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं GS2 की। GS2 आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस वाला पार्ट देखने को मिलेगा और इसका सिलेबस काफ़ी ओवरलैप है यूपीएससी के सिलेबस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगेन GS2 पेपर 5 3 यूनिट में डिवाइड देखने को मिलेगा। कौन कौन सी यूनिट है? यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिट 2 गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, यूनिट 3 इंटरनेशनल रिलेशन। और यहाँ पर फर्दर सब यूनिट हैं, जैसे यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सब यूनिट 1 है, सब यूनिट 2 है इंडियन पॉलिटी एंड सब यूनिट 3 है इंडियन पॉलिटिकल सेटअप, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहली यूनिट की तो यहाँ पर सिलेबस कम है, लेकिन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईजी नहीं है, सिलेबस सिर्फ कम है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपको कम पढ़ना है। अगेन बहुत बड़ा वर्ड यहाँ पर मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तोप है जिसको पढ़ने में हमें बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट वे से तैयारी करोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका 2 महीने 3 महीने का ही है पूरा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन एंड सेलिएंट फीचर, देन सिग्निफिकेंट प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अमेंडिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, देन आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन कौन कौन से हैं। आपसे राइट टू लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अगर कोई लेटेस्ट हुई है, जैसे 102 हो गई, 105 हो गई, इनके बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, देन सब यूनिट 2 इज अबाउट कोर पॉलिटिकल सेटअप, जो इंडियन पॉलिटी है, हमारी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनकी फंक्शनिंग कैसी है। ठीक है, फंक्शनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशन वाला एस्पेक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेलिएंट फीचर ऑफ RPA 1951 1950 पढ़ना है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल UPSC, SPSC। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कंपोनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपसे कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो आपको वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हाईलाइट कर लेने हैं। देखिए, सिलेबस के साथ PYQs की ओवरलैपिंग पक्का करनी है। PYQs प्लस सिलेबस आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे अगर हम ये सिलेबस देखें तो ये सिलेबस हमें काफ़ी बड़ा लगेगा, इसको भी और रिफाइन अगर आपने करना है तो आपको PYQ यहाँ पे ओवरलैप करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इस टॉपिक को मैच करेंगे विद द PYQs तो हमें देखने को मिलेगा कि जो इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो हर बार क्वेश्चन पूछा गया पिछले 2-3 सालों में, तो वो टॉपिक हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली जुडिशरी में जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें बार बार पढ़ने, हमें टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिमाचल प्रदेश पॉलिटी, रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, major political party and their support base and performance in the assembly and parliamentary election,
पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म एंड प्रेशर ग्रुप्स इन द स्टेट, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासीजुडिशियल बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर बेसिकली आपको किस तरीके से हिमाचल बना 1948 में, किस तरीके से पहले कुछ प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन किया गया, बाद में बिलासपुर वगैरह हेड हुए। 1963 में 1956 में इनको यूटी का दर्जा दे दिया गया आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद यूटी के बाद 1963 में इनका द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। तो वो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं। और एक और बात, एक और टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि रोल क्या था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरिंग 1968 टू 1971 इन ग्रांटिंग स्टेटहुड टू दी स्टेट। ठीक है, तो किस तरीके से इनको स्टेटहुड का दर्जा मिला वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पूरा कवर करना है। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल में पॉलिटिकल पार्टीज दो मेजर कौन कौन सी हैं, किस तरीके से उनके सपोर्ट बेस हैं। ठीक है, अपर एक हम दो पार्ट में डिवाइड देखते हैं हिमाचल की पॉलिटिक्स को, अपर एरियाज एंड लोअर एरियाज, उनमें किस तरीके का सिस्टम है, कौन सा एरिया किस पार्टी को सपोर्ट करता है, ये वाला पार्ट आपको कवर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नेंस की। इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। ठीक है, गवर्नेंस का सिलेबस हम बहुत बार ध्यान में नहीं रखते हैं, हमें लगता है कि बेसिकली कुछ सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने टॉपिक की एक बार लिस्टिंग कर ली है तो आप गवर्नेंस काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नेंस में 3 सब यूनिट हैं, अगेन गवर्नेंस, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड हिस्ट्री हिमाचल गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है सब यूनिट 1 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स इन गवर्नेंस इन इंडिया। जो गवर्नेंस का कोर वाला पार्ट है वो मेंशन कर रखा है सब यूनिट 1 में कि आपको गवर्नेंस पता होनी चाहिए, पहली बात। गुड गवर्नेंस पता होना चाहिए। सिटीजन चार्टर जो कि कमिटमेंट आउटलाइन करता है एक पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इफेक्टिव बनाने वाले मॉडल से जैसे सर्वोत्तम मॉडल, वो आपको पता होना चाहिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चैलेंजिंग रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो टॉपिक है वो गवर्नेंस वाले पार्ट में मेंशन कर रखा है, बेसिकली पॉलिटी का पार्ट है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये आपका सब यूनिट 1 का टॉपिक है। देन सब यूनिट 2 में आपके जो डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनके बारे में सिलेबस में मेंशन कर रखा है, जैसे रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी। देन बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। कौन कौन सी बॉडीज हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वाले सिलेबस में भी आता है और यहाँ पर भी आएगा। देन ट्राइफेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। वुमेन, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, इनके बारे में कौन कौन सी स्कीम है, वेलफेयर पॉलिसीज हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि डिस्कस द वेरियस स्कीम टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम चल रही है वुमेन स्पेसिफिक, वो आपको पता होना चाहिए। देन इश्यूज रिलेटिंग टू इक्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज एंड सोशल इंक्लूसिवनेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और GS 1 में सोसाइटी वाले पार्ट से इनको मैच भी आप करोगे। ठीक है, देन सब यूनिट 3 गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 और उनके बाद जो रूल बने हिमाचल प्रदेश के द्वारा वो आपको पढ़ने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी हिमाचल प्रदेश, 73rd एंड 74th की इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हुई है, एंड उनके बाद इश्यूज एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं, वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, उनके आपको कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो दिस इज दी गवर्नेंस एंड जस्टिस सोशल जस्टिस यूनिट इन GS2 पेपर। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज IR। तो IR में यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक जो देखने को मिलेंगे वो प्रॉपर इंटरनेशनल रिलेशन वाले देखने को मिलेंगे, एंड जो थर्ड सब यूनिट है इट इज डेडिकेटेड टू हिमाचल प्रदेश वेलफेयर मेजर। ठीक है, तो जो पहला सब यूनिट है यहाँ पर यूनिट 3 में, बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जैसे हमारे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, श्रीलंका के साथ कैसे हैं, वो आपको कवर करने हैं। इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी अब आ चुकी है। हमारे रिलेशन USA के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ये आपको कवर करने हैं। देन सब यूनिट 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, जैसे अगर मान लो मिडल ईस्ट में अजरबैजान एंड आर्मेनिया के बीच में लड़ाई चल रही है, या फिर इजराइल एंड सऊदी अरब के बीच में लड़ाई चल रही है, तो इसका इंप्लीकेशन इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, फॉर एग्जांपल आपको यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना चाहिए, उनका एजेंडा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है सब यूनिट 3 जो कि हिमाचल स्पेसिफिक है, हिमाचल के वेलफेयर मेजर से रिगार्डिंग है, बेसिकली साइबर क्राइम एंड ड्रग मैनास, मैकेनिज्म ऑफ टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल इट इन हिमाचल प्रदेश, इनेक्टमेंट मेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी,
जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। देन वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, एंड ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान एंड सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश। अगेन ये टॉपिक आपका थोड़ा गवर्नेंस वाला भी यहाँ पर ओवरलैप होगा, बट अगर आप एक बार टॉपिक्स को अच्छे से आउटलाइन कर लो तो आप एक सिंगल तैयारी में इन टॉपिक्स को भी हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइबल टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपके कुछ सोसाइटी के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, सब यूनिट 2 के गवर्नेंस वाले टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, एंड सब यूनिट 3 का ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा एंड में। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेपर 6 GS3। देखिए GS3 में अगेन 3 सब यूनिट हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, हर एक GS में 3 यूनिट और हर एक यूनिट में 3 सब यूनिट, ठीक है। तो पहली जो यूनिट है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, दूसरी यूनिट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी, एंड द थर्ड यूनिट इज एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है वो काफ़ी एलोबरेट तरीके से मेंशन कर रखा है, और यहाँ पर जो सब यूनिट 3 है लाइक प्रीवियस यूनिट्स, यहाँ पर भी सब यूनिट 3 जो है वो हिमाचल को डेडिकेटेड कर रखी है। इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग में इन्होंने सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, काफ़ी डिटेल में बताया। जैसे सब यूनिट 1 में इन्होंने बोला है कि आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन पॉलिसी, सेक्टोरल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन टू GDP, कि कौन सा सेक्टर कितनी कंट्रीब्यूशन करता है, प्राइमरी सेक्टर कितनी करता है, सेकेंडरी सेक्टर कितनी करता है, टर्शरी सेक्टर कितनी करता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग, RBI के फंक्शन क्या है, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके की है, हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरीके से काम करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड यूनिट है रिगार्डिंग प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग वाला पार्ट है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में किस तरीके से हुई है, मेलानोबिस प्लान से लेकर आपके जो आगे वाले मॉडल हैं हार्वर्ड डोबार मॉडल, सब यहाँ पे कवर किए जाएंगे। 5 ईयर प्लान, फिजिकल पॉलिसी, SDG, इंक्लूसिव ग्रोथ, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ, जो भी इंडेक्स हैं आपके, HDI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखे हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पहले कवर हो जाएं, उसके बाद आप कोई भी और XYZ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकते हो, बट पहले आपको इनको टारगेट करना है, ठीक है। देन फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, हिमाचल के जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से हुई है स्टेट में, कितनी परसेंटेज स्किल्ड लेबर है, कितनी अनस्किल्ड लेबर है, कौन कौन सी स्कीम चल रही है, ठीक है। टैक्स बेस, प्रोज एंड कॉन्स, अप्रेजल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका मेन प्रिपरेशन का हेल्प करने वाला कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाला बात। हम एक और लेक्चर लेकर आएंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपोनेंट के लिए, किस यूनिट के लिए आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एक और वीडियो बनाएंगे उसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी, इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, कि एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पर जो इसरो की इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मिशन एंड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इंडियन इसरो, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लूनार एंड इंटरप्लेनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस, की 1969 15 अगस्त जब इसरो बना है उसके बाद उसने कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को परस्यू किया है, ठीक है। देन रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उनकी एप्लीकेशन वगैरह, यहाँ पे क्लियरली सिलेबस को बता रखा है इन्होंने कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर, हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी, इनके बारे में। कंसेप्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल क्लीन एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी, जो कि आजकल की हॉट थीम भी है, इसके बारे में आपको काफ़ी मटेरियल मिल भी जाएगा, ठीक है। देन सब यूनिट 3 इज रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश, मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, रिसर्च, विजन, स्कोप एंड एप्लीकेशन। देन IT पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसका रोल क्या है गवर्नेंस में। हिमाचल स्टेट वाइड नेटवर्क प्रोग्राम जो है HIMSS-1, उसके बारे में। देन स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी, रेलिवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अगेन जो हिमाचल वाला पार्ट है वो भी क्लियरली डिफाइन किया गया है कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर बेसिकली
किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की जा रही है इन द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो आपको कवर करना है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट यूनिट पर। लास्ट यूनिट है आपकी एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पर 3 सब यूनिट हैं। पहला है एनवायरमेंट, जहाँ पर आपसे इश्यूज, कंसर्न एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम, कन्वेंशन, ट्रीटी, मिशन, जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के वो आपको कवर करने हैं। क्लाइमेट चेंज टॉपिक बोला हुआ है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, हिमालयन इकोलॉजी, बायोस्फीयर रिजर्व जितने हैं, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, सोशल एंड एथिकल इश्यूज इन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर देखो आपको ना अगेन सिलेबस में कुछ इश्यूज देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक आपको लगेगा ये तो पिछली वाली यूनिट में होना चाहिए था, बट चलता है इतना तो। ठीक है, देन सब यूनिट 2 हिमाचल स्पेसिफिक एग्रीकल्चर की जैसे कौन कौन सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉर हार्नेसिंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सॉरी, यहाँ पर हिमाचल स्पेसिफिक नहीं, यहाँ पर बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक एग्रीकल्चर है। लास्ट वाला हिमाचल वाला पार्ट है। देन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जो काफी न्यूज में भी रहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सर्टिफिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टेक्निक ऑफ इरिगेशंस। ठीक है, ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। सब यूनिट 3 जहां पर टूरिज्म पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगेन ये हमने पहले भी पढ़ी है, ये हमारी एक पहले भी कंपोनेंट में आ रखी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंप्लीकेशन ऑफ टूरिज्म, कंसेप्ट ऑफ इको टूरिज्म एंड ग्रीन टूरिज्म, एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। अब ये टॉपिक इन्होंने स्पेसिफिकली इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ना, ये टूरिज्म के लिए काफ़ी फेवरेट है और काफ़ी फुटफॉल होता है फॉरेन टूरिस्ट का, इंडियन टूरिस्ट का इन दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। हमने सारा सिलेबस एक बार डिस्कस कर लिया है प्री एंड मेंस का। ऑप्शन का सिलेबस डिस्कस नहीं किया क्योंकि ऑप्शनल के हर एक सब्जेक्ट में 31 सब्जेक्ट जो हैं उनके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस काफ़ी वाइड है। ठीक है, तो वो आपकी खुद की एक जिज्ञासा रहेगी कि आप खुद एक बार उसको देखें। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एट 8146207241 या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।